थोड़ा सा डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी, डायरेक्टर एक्सटेंशन, वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दर्शना अंद्रावी जी, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, इस समारोह में उपस्थित सभी किसान भाई, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों, मित्रों, मैं माननीय मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी का जम्मू कश्मीर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि देश में सबसे पहले पशुओं के लिए मोबाइल क्लिनिक के कार्यक्रम का लोकार्पण भी आदरणीय रूपाला जी ने सबसे पहले श्रीनगर में ही किया था और आज वो मोबाइल क्लिनिक जो वो पूरे जम्मू कश्मीर में जाकर के लोगों के पशुओं का इलाज कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विकास कश्मीर दो दिवसीय टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन तथा सीड मेले का आयोजन कर रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के वाइस चांसलर साहब का और इस मेले से जुड़े हुए सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगर मैं जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से जब देखता हूं तो ये मेला अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात की सूचना देता है कि 4 महीने का विंटर और बर्फबारी का मौसम अब समाप्त होने के कगार पर है और शीघ्र ही किसान भाई पुनः खेत की ओर तेजी से लौटें और समृद्धि की फसल की बुआई शुरू करें। पिछले कुछ वर्षों से यह आयोजन एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉलेज के आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी के प्रसार और मार्केट लिंकेज के रूप में एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है। यह किसान भाइयों को एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए एम्पावर भी करता है। अभी कुछ देर बाद माननीय मंत्री जी कृषि रेडियो, शालीमार ऑटोमेटिक साइलेज प्लांट गांधरबल का उद्घाटन भी करेंगे, ट्राउट एक्वा पार्क की संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस अवसर पर सभी किसान भाइयों, एग्री टेक्नोलॉजिस्ट, एग्री स्टार्टअप्स, प्लांट मटेरियल और सीड से जुड़े सभी साथियों को भी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से जो हमारे गुजर बकरवाल पहाड़ी भाई आए हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कुछ साथियों ने अपनी बात कही है, मंच नहीं कि सबकी बात का मैं उत्तर दूं, लेकिन कुछ संकेत में कुछ बातें मैं कहूंगा। अगर आप देखें तो भारत में चारागाह की जमीन संरक्षित रखने की एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में कहीं न कहीं व्यवधान पैदा हुआ। देश के बाकी हिस्सों में अभी भी वो जमीन जो है पूरी तरह संरक्षित है। जम्मू कश्मीर में कुछ कारणों से लोगों ने उन जमीनों को अपने अपने कब्जे में लिया, उसका दुरुपयोग प्रारंभ हुआ। इंश्योरेंस की बात कई साथियों ने उठाई। इंश्योरेंस की स्कीम यहां भी लागू हुई है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लाइव स्टॉक का भी इंश्योरेंस पूरी तरह से हो। यहां 2 ही जिले में पहले कृषि के लिए भी 2 ही जिले थे जहां इंश्योरेंस की स्कीम लागू थी।
अब ये सभी 20 जिलों में लागू कर दी गई है। इस पर भी प्रगति हुई है, लेकिन संतोषजनक प्रगति नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस पर गौर कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड का सेचुरेशन फार्मर की दृष्टि से अभियान चला करके हमने किया है। हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक से जुड़े हुए लोगों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिले। ये आज से कुछ वर्ष पहले भारत में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू कराया था। इस काम को भी डिपार्टमेंट ने हाथ में लिया है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश में एक पूरे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आई है। बीज से लेकर बाजार तक का जो सपना दशकों से करोड़ों किसानों ने पाला था, वह लगभग साकार होने लगा। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, आमदनी के नए स्थायी स्रोत निर्मित करने, किसान कल्याण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक बेहतरीन प्रयास हुआ है। फसल बीमा योजना जिसका मैं जिक्र कर रहा था, किसानों की जोखिम कम हो और विशेष रूप से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ताकतवर हो, इसकी कोशिश हुई है। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए किसान भाइयों को 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जा रहे हैं। पारंपरिक खेती से हट करके कैसे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, इस पर भी विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। और जब तुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं तो 14 के पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट 6 गुना से ज्यादा पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, एग्री इंफ्रा फंड जो है, इससे यहां भी अनेक किसान उसका लाभ उठा रहे हैं और देश भर के अनेक किसानों ने इसका लाभ उठाया है। दलहन, तिलहन, मिलेट की खेती में भी देश में क्रांति आई है और क्रेडिट अधिक से अधिक फार्मिंग की हो जाए, किसानों तक पहुंचे, इसका विशेष प्रयास हुआ है। इस कास्ट ने अपने कार्यक्रम का थीम जो रखा है, कोल्ड वाटर फिशरीज, ए गेम चेंजर इन J&K। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कम इनपुट और अधिक आमदनी, क्लाइमेट चेंज के खतरों से सुरक्षा के साथ कोल्ड वाटर फिशरीज का उद्देश्य और इससे जुड़े सभी परिवारों की आमदनी में वृद्धि, मैं समझता हूं कि ये उन्हें इंपावर करेगा। वैसे आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में लाइव स्टॉक और फिशरीज का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये दोनों सेक्टर मिलकर हमारे SGDP में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जम्मू कश्मीर की आर्थिक समृद्धि में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। विविध जलवायु, उपजाऊ जमीन, प्रचुर जल संसाधनों के साथ जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर सेक्टर विशेष रूप से लाइव स्टॉक और फिशरीज के लिए एक आदर्श और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ट्राउट और कार्प जैसी प्रजातियां न केवल स्थानीय आबादी के लिए बल्कि मैं मानता हूं कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी योगदान देती हैं। एक बड़ी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आकर्षित करती हैं। मुझे लगता है कि सेक्टर से जुड़े ट्रेडिशनल लाइव स्टॉक कीपर्स या हमारे चरवाहे भाई जो हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से हमारे पशुधन का पालन पोषण किया है, उन्हें नई व्यवस्था मिले, सुविधाएं मिले, संसाधन मिले, उनकी आमदनी और बेहतर, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो सकता है, इस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और हमारी दोनों यूनिवर्सिटी मिलकर के काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 1.5 साल पहले एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर गहन अध्ययन करके देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ हमारे दोनों वाइस चांसलर, दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अनेक फैकल्टी मेंबर्स, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अफसरों ने मिलकर के काफी मेहनत करके एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए बनाया, जिसमें एक लक्ष्य रखा गया है
कि बजट के अलावा 5013 करोड़ रुपए और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर जम्मू कश्मीर सरकार खर्च करेगी। 29 परियोजनाएं उसके लिए चिन्हित की गई हैं। मेरे पास समय नहीं कि मैं उसके विस्तार में जाऊं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही सोच समझ कर ये परियोजना बनी और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है यहाँ की जीएसडीपी में, मैं मानता हूं कि इस परियोजना के समाप्त होने के बाद लगभग दुगुना हो जाएगा। आज हम किसान की आमदनी के मामले में देश में 5वें स्थान पर हैं। ये पिछले 4 वर्षों में हमारी स्थिति सुधरी, 11वें से 5वें स्थान पर हम आए। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि इसको अगर हमने ठीक से इंप्लीमेंट किया तो पंजाब और हरियाणा के ऊपर हम जाएंगे, हम देश में नंबर 1। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं जिन्होंने ट्रेनिंग का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया। एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अफसरानों की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद किसान भाइयों की ट्रेनिंग हुई, दक्ष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, और इसमें हमारी दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और फैकल्टी मेंबर्स, जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये साथी भी इसमें पूरी तरह से मैं कहूं कि अपना कार्यक्रम मान करके इसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक जो मुख्य लक्ष्य है, लगभग जम्मू कश्मीर की 70% आबादी निर्भर है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर। 13 लाख 14 लाख फैमिली, इसमें 2.6 to 2,62,000 हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्म है। इन 29 परियोजनाओं में इसका लक्ष्य हमने तय किया है, इनके जीवन को कैसे हम बदल सकें। अगर जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करना है, कई लोग कई तरह की बात करते हैं। हाँ, टूरिज्म का योगदान है, इंडस्ट्री का योगदान है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करने में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान हो सकता है, और इसलिए हम लोग इस पर पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब एक छोटी घटना मैं बताना चाहता हूं। पिछले साल आपने देखा होगा, सामान्य तौर पर यहां एक फसल ही वैली में होती थी। पिछले साल देश भर से लोग आते थे, तो टूरिस्ट स्पॉट पर तो जाते ही थे जहां सरसों की खेती हुई थी, मस्टर्ड की, वहां भी लोग सरसों का खेत देखने जाते थे। तो मैं मानता हूं कि पिछले साल से यहां एक येलो मैंने पीली क्रांति आ गई वैली, और एक फसल की जगह सरसों के उत्पादन का कितना बड़ा लाभ हुआ है, मैं 1 मिनट में करके बात खत्म करूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारी जो फॉडर की जरूरत है, जम्मू कश्मीर में फॉडर की कमी है। मोटे तौर पर जरूरत की 40% फॉडर हमारे यहां होती है। अब कई लोग सोचते हैं कि साहब ये सरसों की खेती से लाभ क्या हो, सरसों का तेल हो जाएगा, एडिबल ऑयल हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये 29 जो परियोजनाएं बने, कितनी सोच समझ करके बने, और इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस पीली क्रांति ने जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने में बड़ा योगदान किया। एक तो एडिबल ऑयल, जो ऑयल डेफिसिट थी हमारी, वो कम हो रही। दूसरा, आप सब जानते हैं कि सरसों से ऑयल भी निकलता है, और ऑयल केक, जिसे हिंदी में खली कहते हैं, वो भी निकलता है। तो फॉडर की डेफिसिट को कम करने में भी ये मस्टर्ड योगदान दे रही। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ, मधुमक्खियां 35 दिन पहले वैली में आ गई, तो जो शहद का काम करते हैं, बी कीपिंग का काम करते हैं, हनी का काम करते हैं, उनको भी बड़ा भारी लाभ हुआ है। तो इस तरह की अनेक परियोजनाएं बनाई गई हैं, और इसमें हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और खासतौर से इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी आज हमारे जम्मू कश्मीर में काफी आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ये यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से पिछले दिनों काम किया है, वाइस चांसलर साहब ने ठीक कहा कि ये हमने कहा कि भाई अब 4 नंबर वाला काम अब हम लोग नहीं करते हैं। हर कार्यक्रम में इधर जितने भारत सरकार ने सूचकांक जारी किए, मेरा देश मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम पूरे देश में हुआ,
कर्तव्य पथ पर पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को दिया। ऐसे 20 ई सर्विसेज देश में सबसे ज्यादा इस ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली जगह वो जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। ऐसे में 20 उदाहरण दे सकता हूं। तब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी चौथे नंबर पर है, ये हमें स्वीकार्य नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है प्रोफेसर गनई पर और आप सब पर कि आप सब निश्चित रूप से इस लक्ष्य को 2 साल में जरूर प्राप्त करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है। मैंने सीए स्टोर की क्षमता में 70-72 सालों में 1.35 लाख मीट्रिक टन हमारी क्षमता थी। पिछले 3.5 वर्षों में 2.44 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की अतिरिक्त क्षमता बनाने में हमें सफलता मिली है और आज मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष में लगभग इतनी क्षमता हमारी और बढ़ने वाली है। मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहनी है। स्कूल बाकी चीजों का जिक्र हुआ, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं कि पीने के पानी का इंतजाम हर घर तक नल से जल पहुंचे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना प्रारंभ की। आज 14 लाख घरों तक हम पानी पहुंचा चुके हैं और जून में जम्मू कश्मीर का कोई घर नहीं होगा जून तक जहां नल से जल नहीं पहुंचेगा। लेकिन दिक्कत यही है, मैं जानता हूं इस बात को कि लोगों की अपेक्षा तब बढ़ती है जब काम होने लगता है। लोग देख रहे हैं कि बखत के पंचायत में पहुंच गया तो मेरे घर में जल्दी आवे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि इस जून तक सबके घर तक पानी पहुंच जाएगा। हेल्थ सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां तक हेल्थ सेंटर्स का सवाल है, नेशनल लेवरेज जो है देश के किसी राज्य से उससे हम बेहतर स्थिति में जितनी पीएचसी सीएचसी देश के किसी विकसित राज्य में उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब यहाँ एक आदत बन गई है कि सबके गांव में चाहिए, सबके पंचायत में चाहिए। मुझे लगता है कि उससे दिक्कत होती है। हम जो गैप्स है उसको हमने आइडेंटिफाई कराया है, वो गैप्स हम जरूर भरेंगे। और अब तो टेक्नोलॉजी के कारण मुझे लगता है कि गांव में बैठे हुए भी आपको तुरंत इलाज मिल सकता है, ऐसी व्यवस्था यहां की गई है। हर आधे घंटे पर कोई ऐसा दूर से दूर गांव है तो भी आधे घंटे में एम्बुलेंस पहुंच सकती है। इसलिए ये अपेक्षा रखना कि हर पंचायत में पीएचसी बनेगी, यह नहीं हो सकता। स्कूलों और कॉलेजों में भी कोई नीति यहां नहीं रही। राजनीतिक आधारों पर मैं इस गांव का रहने वाला हूं, मेरा मतदाता यहां है तो हमने यहां कॉलेज बना दिया और अनेक ऐसी चीजें हुई हैं कि स्कूल अपग्रेड कर दिया गया, न इंफ्रास्ट्रक्चर बना, न वहां फैकल्टी मैंने न टीचर दिए गए, बस बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि व्यवस्था देश में बदल गई और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैसी व्यवस्था नहीं चलेगी। केवल बोर्ड 4 कॉलेज बनाएंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे टीचर्स और स्टाफ के साथ बनाएंगे। ये फर्जी काम करना मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, लोगों के लिए भी नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि लेकिन कहीं दिक्कत हो, ये मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। मैं मंत्री जी का फिर से स्वागत करता हूं और यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं